नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनके ताजा बयान पर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर बड़ा अटैक किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग नेता प्रतिपक्ष हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। दरअसल कल राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को लेकर, गृह मंत्री को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उस भाषा पर अब बवाल मचा हुआ है। जो स्किट राहुल गांधी कर रहे थे, जो ड्रामा राहुल गांधी कर रहे थे, उस पर अब सियासी हंगामा बरपा है और बीजेपी कह रही है कि नेता विपक्ष को पद की गरिमा रखना भी नहीं आता है। राहुल गांधी कल शाम कांग्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसका नाम रचनात्मक सम्मेलन था। लेकिन रचनात्मक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कोई रचनात्मक बात नहीं की, सिर्फ आरएसएस, मोदी और अमित शाह को कोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी है। अमित शाह को इतना डरा दिया है कि वो संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड। वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ आरएसएस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल. What is national spirit? National spirit is we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. एक्सप्रेशन को दबाना नहीं है, कोई भी हो। और मैं आपको बात को और भी आगे ले जाता हूं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर हमला नहीं बोला, बल्कि रचनात्मक कांग्रेस के प्रोग्राम में उन्होंने देश की फॉरेन पॉलिसी का भी मजाक उड़ाया। राहुल ने कहा, हेड ऑफ स्टेट से गले मिलने को मोदी विदेश नीति समझते हैं, इसीलिए वो जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इस दौरान वो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से गले लगकर एक्ट भी करते हैं। इस दौरान संदीप दीक्षित ने भी पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के लिए ऐसी बात कही जो शायद इस कद के नेताओं को नहीं करनी चाहिए। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा भाई। फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा सकता। I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया
कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। अब उनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की विदेश नीति का उपहास उड़ाया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। निशिकांत दुबे ने जो वीडियो शेयर की उसमें इंदिरा गांधी से क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो गले मिल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने इस वीडियो फोटो को शेयर करते हुए पूछा, राहुल गांधी आप बताएं, इसे गले पड़ने की को जठराग्नि कहते हैं या कमाग्नि? वहीं अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी की भाषा अमर्यादित और अहंकार से भरी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल के पालन पोषण और संस्कारों पर भी प्रश्न चिन्ह है। राहुल गांधी ने संवैधानिक पद का अपमान किया। ये राहुल गांधी के चरित्र को दिखाता है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलोच पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देते ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। अनुराग ठाकुर के साथ ही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयानों को अशिष्ट, अभद्र और फूहड़ करार दिया और कहा कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कम और एक विफल स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा लग रहे थे। आज जिस प्रकार के संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इन्वेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक। इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की जरूरत है। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर। रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है। आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल और केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं।
एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी पर आक्रामक है तो राहुल गांधी के बयान के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल का बचाव किया। भारत की विदेश नीति सिर्फ गले लगाने की रह गई, भारत की विदेश नीति अकेले रहने की हो गई है। पहले अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी झांके। क्या गलत हुआ? बात तो सही। ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तान अकेला नहीं पड़ गया था, अगल बगल पड़ोस दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ था। तो भारत की विदेश नीति इस समय अकेले की है, बस गले मिलने की रह गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दूसरों पे उंगली उठाने के पहले एक देख लो, 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठी हुई। भूल गए कि आपने क्या कहा था बंगाल चुनाव में? ओ दीदी, ओ दीदी। फिर रेणुका चौधरी जी के लिए राज्यसभा में क्या बोले थे आप? कांग्रेस के महान नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में किस किस भाषा का आपने इस्तेमाल किया? प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा है, फिर काहे आहत हो रहे हैं? वहीं बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि चैन की नींद राहुल गांधी की छिन गई है। जंतर मंतर पर राहुल बोलते हैं, रांची पर चुप हो जाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो के मुद्दे पर चुप क्यों हो जाते हैं राहुल गांधी? आदरणीय विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी लोकतंत्र के मंदिर में तो सवाल और जवाब सुनने को आप तैयार नहीं हैं। तो चैन की नींद तो आपका छिन गया है जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायपालिका आप जा सकते हैं, लेकिन केवल ट्वीट कर करके और सुविधा के अनुसार तर्क। प्रयागराज में इनको स्टूडेंट से कन्वर्सेशन में सुविधा होती है, लेकिन झारखंड के सवाल पर सरकार से अलग होने को तैयार नहीं है, जबकि आरोप स्वप्रमाणित हो चुका। झारखंड सर्विस कमीशन के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर नौजवानों के भविष्य की चिंता है तो देवेंद्र महतो नौजवान नहीं है। वो आमरण अनशन पर पुलिस उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वहाँ के लोग आंदोलनरत हैं, तो उस पर भी नजरिया पेश करिए। समानता का आंदोलन करिए, सुविधा का आंदोलन नहीं। आगे बढ़ेंगे। आज 14 अगस्त है। आज के दिन ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए आज के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल मौन पदयात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। पदयात्रा के समापन पर योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाने की बात करती है जिसने देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार शख्स के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई, आजादी की खिलाफत की। सीएम योगी ने शिवपाल यादव के उस बयान पर हमला बोला जिसमें शिवपाल यादव ने आजम खान को सरकार बनने पर गृह मंत्री बनाने की बात कही थी। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती हैं। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी
उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक नागरिक के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी ने युवाओं को भी मैसेज दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि कुछ लोग युवाओं को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहकाने वालों के पूर्वजों की वजह से बंटवारे की त्रासदी हुई। इस सच्चाई से युवाओं को वाकिफ कराइए। अब ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी, रेल की पटरियों में चारों ओर लाश बिछी होती थी। अब टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं। और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती। सीएम योगी आज कांग्रेस पर अटैक करते हुए एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया। सीएम योगी ने कहा कि 1947 में मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो विभाजन नहीं होता, मोदी जैसा पीएम होता तो कोई भी भारत का बाल बांका नहीं कर पाता। कांग्रेस की बुजदिली की कीमत देश को चुकानी पड़ी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर एक और जबरदस्त अटैक किया। सीएम योगी ने कहा कि 1947 में जो पाकिस्तान समर्थकों ने नहीं भी मांगा वो भी उन्हें दे दिया गया। योगी ने इसके कई उदाहरण भी दिए, साथ ही कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। देश तो 1947 में आजाद हो गया। मैं भौचक था। कि 1947 में देश आजाद हो गया। पाकिस्तान समर्थकों ने जो भूभाग नहीं भी मांगा था, वह भूभाग पंजाब का हो या बंगाल का, जबरदस्ती पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। हर व्यक्ति जानता है सिंध हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाब पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाल बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को। सारे हिंदू गांव लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। इस शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। यह शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था।
उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी।